Hello friends, welcome to Fantasy Medicos. In today's lecture we are going to talk about another infectious disease which is measles. So यहाँ पर हमें सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि measles is caused by रूबियोला वायरस बट जर्मन measles is caused by रूबेला वायरस. तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नाम बहुत ही सिमिलर से दिखते हैं बट इसमें फ़र्क है. मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ. रूबियोला वायरस कॉजेज मेजल्स, रूबेला वायरस कॉजेज जर्मन मीजल्स. इसके बाद इस डिजीज़ में फुल बॉडी में रैशेस दिखते हैं. ये रैशेस मैकुलोपैपुलर रैशेस रहते हैं. इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं. अभी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो ध्यान रखने वाली ये है कि मीजल्स बेसिकली चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स. तो इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है या उसको आप रीज़न भी समझ सकते हैं. वो ये है कि छोटे बच्चों में बिकॉज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दैट इन्फेक्शन इज़ रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स. रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से ट्रांसमिट होता है. और छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, स्कूलिंग एज में, अगर उनमें से किसी भी एक कोई इन्फेक्शन है तो बच्चे आपस में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हैं. एक ही साथ खाएंगे, एक ही साथ पिएंगे, एक ही साथ खेलेंगे, बगल बगल बैठेंगे, वो स्नीज भी करेंगे तो इतना ध्यान नहीं देंगे. तो इस तरह से रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये इन्फेक्शन बहुत ही तेज़ी से बच्चों की कैटेगरी में फैल जाता है. दैट्स वाई चिल्ड्रंस में मीजल्स का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है. अगर हम बात करें इसमें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोड्रोमल फेज़. प्रोड्रोमल फेज़ में हमारे 1 से 3 दिन के अंदर अंदर ये प्रोड्रोमल फेज़ में सिम्टम्स दिखते हैं, जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि मतलब सिम्टोमेटिकली हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को मीजल्स है. इस प्रोड्रोमल फेज़ में जो सबसे मेन क्राइटेरिया आता है वो होता है हमारा 3C क्राइटेरिया. 3C का मतलब होता है कि पेशेंट को कफ होगा, कोराइजा होगा और कंजक्टिवाइटिस होगा. कफ, कोरोइजा एंड कंजक्टिवाइटिस मतलब खांसी, सर्दी, जुखाम और साथ में कंजक्टिवाइटिस. इसके बाद पेशेंट में मैकुलोपैपुलर रैशेस दिखेंगे. मैक्यूल्स और पैप्यूल्स की स्टेज वाले जो रैश होते हैं वो दिखेंगे. इन रैशेस की वजह से पेशेंट को फीवर आएगा, साथ में उसको सीवियर बर्निंग सेंसेशन भी रहता है कुछ कुछ केसेस में. बाकी रेडनेस रहेगी पेशेंट में, टेंडरनेस रहेगी और वो पेनफुल रैशेस रहते हैं एक तरह से. अब इन मैकुलोपैपुलर रैशेस की एक इम्पॉर्टेंस ये है कि इनकी जो ओरिजिन पॉइंट है, अगर पेशेंट ने कंप्लेन करी है कि सर मेरे जो सबसे पहले रैशेस अपीयर हुए वो कान के पीछे से अपीयर हुए, तो दिस इज़ अ टिपिकल सिम्टम दैट यू कैन डायग्नोज मीजल्स. अगर कान के पीछे से रैशेस अपीयर हो रहे हैं तो आप आंख बंद करके मीजल्स को डायग्नोज कर सकते हो. इसके बाद जो तीसरा हमारा टिपिकल सिम्टम आता है दैट इज़ कॉप्लिक्स स्पॉट. पेशेंट के सेकेंड और फर्स्ट प्री मोलर के ऊपर, दांतों में जो मोलर और प्री मोलर्स होते हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड प्री मोलर के ऊपर जो गम्स का एरिया होता है, उस गम्स के एरिया में एक टिपिकल स्पॉट देखने को मिलेगा. दैट इज़ कॉल्ड एज कॉप्लिक्स स्पॉट. वो कॉप्लिक्स स्पॉट सेंटर से रेड होता है और पेरीफेरी से वाइट कलर का होता है. तो मीजल्स के पेशेंट में ये टिपिकल कॉप्लिक्स स्पॉट आपको देखने को मिलेगा. कुछ पेशेंट्स में मीजल्स के लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग भी देखने को मिलती है और कुछ पेशेंट्स में एसोसिएटेड डायरिया की कंप्लेन भी मिलती है अपने को. अगर हम आते हैं इसमें डायग्नोसिस पर, तो जो हमें सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें पेशेंट को क्लिनिकली ही डायग्नोज करना है, विच इज़ द बेस्ट वे टू डायग्नोज मीजल्स एज सून एज पॉसिबल. क्लिनिकल वे से ही आप इसको डायग्नोज करें तो बेटर है. अगर आप सीरोलॉजी करवा भी रहे हो तो सीरोलॉजी में IgM एंटीबॉडी का जो रिजल्ट आएगा वो इन्फेक्शन के 1 हफ्ते बाद पॉजिटिव आता है, जबकि जो IgG का रिजल्ट आता है वो इन्फेक्शन के 6 हफ्ते बाद पॉजिटिव आता है. इस वजह से इस टेस्ट को कराने का कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो आप क्लिनिकली ही डायग्नोज करें, दैट इज़ द बेस्ट वे. नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशंस, कि मान लीजिए आपने डायग्नोसिस देर से किया और उसका ट्रीटमेंट आपने देर से शुरू किया, तो इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं. कॉम्प्लिकेशंस उसको याद रखना एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसको आप याद करेंगे होप बॉस के नाम से. होप बॉस, चलिए मैं इसको डिकोड करता हूँ. इसमें HOPE होप है और BOS बॉस है. H से हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस,
मतलब आपने मेजल्स ठीक नहीं किया, पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया। दूसरा ओ से आ जाता है आपका ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट पी से आ जाएगा आपका पैनक्रियाटाइटिस, और ई से आपका आ जाएगा इंसेफेलाइटिस। इसके बाद बी से आ जाएगा आपका बैक्टीरियल निमोनिया, और इसके बाद जो ओ से आएगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ योर ऑर्काइटिस, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। और इसके बाद जो एस से आएगा वो होता है हमारा SSPE, दैट इज सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन इंसेफेलाइटिस। अभी ये जो लास्ट वाला मैंने बताया सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन इंसेफेलाइटिस, ये कंडीशन होती है कि किसी पेशेंट को मीजल्स हुआ था, आपने ट्रीटमेंट दिया, बट उसके बाद भी उसको 6 से 7 साल के बाद जो कॉम्प्लिकेशन आता है उसमें आ जाता है आपका SSPE। तो अगर कोई भी आपके पास SSPE का पेशेंट आ रहा है, मीन्स कि सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैन इंसेफेलाइटिस का पेशेंट आ रहा है, तो आप उससे हिस्ट्री लेंगे, आपको हिस्ट्री में मेजल्स की हिस्ट्री मिलेगी। नाउ फाइनली कमिंग टू द ट्रीटमेंट, तो मीजल्स का ऐसा कोई भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं देते हैं हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हैं और सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को ऑटोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट another infectious disease, measles. Thank you for watching my videos. Thank you.